UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। जोशीमठ इस साल की शुरुआत से ही देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका कारण अचानक जोशीमठ में शुरू हुआ भूधसाव है, जिसके चलते जोशीमठ के कई आवासीय और व्यावसायिक भवनों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। अब तक 863 मकानों पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं और 181 भवनों को असुरक्षित घोषित कर उन्हें खाली कराया गया है। लगभग 250 परिवार के लोग अभी तक विभिन्न होटलों, धर्मशालाओं, स्कूलों और सरकारी भवनों में बने राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकार के अनुसार जोशीमठ का केवल 30% हिस्सा ही अस्थिर है, बाकी 70% हिस्से में जनजीवन सामान्य चल रहा है। प्रदेश की धामी सरकार का यह भी दावा है कि जो जोशीमठ के नीचे मठ मेले पानी का रिसाव हो रहा था, वह बंद हो गया है। इस रिसाव के बंद होने से सरकार को तेजी से स्थिति सामान्य होने की आशा है और इसी आशा के साथ सरकार आगामी बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों से कर रही है। लेकिन सरकार के दावों के बावजूद जोशीमठ के कुछ स्थानों पर नई दरारें देखी गई हैं और कुछ पुरानी दरारों के चौड़े होने की भी सूचनाएं हैं। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने जमीनों और सड़क पर नए नए गड्ढे होने की भी सूचना दी है। वहीं बद्रीनाथ रोड पर भी कुछ स्थानों पर दरारें उभरी हैं और एक स्थान पर सड़क के धंसने का समाचार भी है। दूसरी ओर आसपास के वार्ड के लोगों को भारी भरकम बोल्डर के गिरने का खतरा भी सता रहा है, जिसमें सुनील वार्ड में बोल्डर के नीचे पड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं। यहाँ 36 परिवार खतरे की जद में हैं। बहरहाल काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के लिए राहत एवं पुनर्वास पैकेज घोषित कर दिया है, लेकिन वह पैकेज कैसे धरती पर उतरेगा और कब उतरेगा, यह अभी भी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि स्थितियां दिन पर दिन बदलती जा रही हैं। जो मकान कुछ समय पहले सीधे खड़े थे, वह अब टेढ़े हो गए हैं। जिन पर मामूली दरारें थी, वह अब चौड़ी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी मकान का मुआवजा कैसे तय होगा? जो मकान अभी सुरक्षित नजर आ रहा है, वह कल किस स्थिति में होगा, इसके बारे में कुछ फिलहाल कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ लोग भी सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की दरों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल जोशीमठ के लोग शुरू से ही बद्रीनाथ के पैटर्न पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच की दूरी कम होने के साथ ही दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसीलिए दोनों स्थानों पर मुआवजे की दर में अंतर क्यों? सरकार द्वारा घोषित विस्थापन पुनर्वास को लेकर के जो जीओ आया है, इसका हम जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा कहना था कि पूरे जोशीमठ क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करके सरकार सबके लिए मुआवजे की, पुनर्वास की एक विस्तृत नीति लेकर के आए। लेकिन ये केवल जो है जिन घरों में दरारें हैं, जिनको सरकार जो है खतरे में मान रही है, केवल उन घरों के लिए, उन मकानों के लिए नीति आई है। इसमें बाकी जोशीमठ क्षेत्र को, बाकी जोशीमठ की जनता को छोड़ दिया गया है। इसमें भूमि का अभी कोई तय नहीं है, जोशीमठ सुरक्षित है कि असुरक्षित, इसको लेकर के कोई स्पष्ट बातचीत नहीं है। और ये नीति जो है भारत सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति 2007 के क्रम में भी फिट नहीं बैठती है। तो इसलिए हम इस नीति का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो पूरे जोशीमठ क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित करते हुए सबके लिए एक विस्तृत, व्यावहारिक, व्यापक नीति लेकर के आए। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि बद्रीनाथ में सरकार ने मुआवजा सर्कल रेट के 4 गुना के बराबर प्रभावितों को दिया है, लेकिन जोशीमठ में मुआवजा सर्कल रेट के बराबर भी नहीं बैठ रहा। जो 75 वर्ग मीटर जमीन दी जा रही है, वह देहरादून में 2 बिस्वा के बराबर होती है। अब 2 बिस्वा में आदमी क्या भवन बनाएगा और क्या व्यवसाय करेगा, यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जोशीमठ में हुए भूधसाव के बाद से ही विश्व भर में जोशीमठ को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ एक बहुत बड़ा सवाल बनकर भी उभरा है। दरअसल हम सवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के जहन में कई सवाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर जोशीमठ का भविष्य क्या होगा। इन सभी सवालों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जैसा कि हम कह रहे हैं कि जोशीमठ एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, और अगर हम बात करें मुआवजे की भी, तो मुआवजे को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि धामी सरकार इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल यह है सबसे पहले कि क्या जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित लोग हैं वो जो मुआवजा पैकेज धामी सरकार की ओर से जिसका ऐलान किया गया है उससे संतुष्ट हैं? क्या ये उनके लिए एक न्याय होगा? अभी तो जोशीमठ की स्थिति बहुत ही अस्पष्ट है। भले ही सरकार ने कहा है कि भाई वहाँ पर केवल 30% शहर है वही ज़्यादा खतरे में है, बाकी सब नॉर्मल है। और जो नीचे जो पानी जो का रिसाव जो हो रहा था, मडी जो वाटर निकल रहा था मारवाड़ी की तरफ से जो आ रहा था, वो सबसे ज़्यादा खतरा उससे माना जा रहा था कि भाई वो धीरे धीरे घटते घटते अब बिल्कुल बंद हो गया। तो सरकार ये मान के चल रही है कि जो पानी बंद हो गया है इसका मतलब खतरा नहीं है। सरकार का एक दायित्व भी होता है कि पैनिक न फैले, और बहुत ज़्यादा भी होगा तो सरकार जो नुकसान होती है, जो खतरा होता है, कम बता के वो होता है। सभी सरकारों के लिए होता है कि मीडिया तो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन सरकार घटा घटा के बोलती है। इसलिए बोलती है कि उसको ताकि पैनिक न फैले वहाँ के लोगों में। तो इस वजह से भी सरकार जो है कम बता रही है जो स्थितियाँ हैं। नॉर्मल से कैसे आएगी? अभी भी आज की तारीख में भी वहाँ पर आपकी दरारें जो थी वो चौड़ी होती जा रही हैं। कुछ जगहों पर नई दरारें आपको देखी गई हैं। कुछ जो मकान जो सीधे खड़े थे वो टेढ़े हो गए हैं। ये स्थिति है। एक इतना बड़ा वहाँ बोल्डर है कि वो कभी भी गिर जाएगा। तो वहाँ 20-25 परिवार रहते हैं नीचे जेपी कॉलोनी की तरफ। तो अब स्थिति है कि कल क्या ये हालत आज है। अभी इस साल आप जानती हैं कि बारिश नहीं हुई, और अगर वैसे तो जाड़ों में भी काफी बारिश होती है, इस साल बारिश नहीं हुई। अब बरसात में अगर ज्यादा बारिश होगी तब क्या स्थिति क्या होगी? तभी तो भूस्खलन होते हैं, भूस धंसाव तो असली तो बरसात में होते हैं। पिछली बरसात में क्रैक्स नहीं थी, दरारें नहीं थी। अब इस साल जो दरारें हैं सरकार भरने की उनको कोशिश कर रही है, निश्चित रूप से कर रही है, लेकिन अब कितना भरेगी? जो खेतों में और एक सवाल और मैं करूंगी इसी के साथ कि लेकिन अगर धामी सरकार की बात करें तो धामी सरकार यह भी कह रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि समस्याएं अभी भी बढ़ ही रही हैं, कुछ कम तो नहीं हुई हैं, लेकिन धामी सरकार यह भी कह रही है कि महज 30% लोग ही प्रभावित हैं, 70% लोगों की जिंदगी सामान्य चल रही है। अगर ये बात कितनी सही है? देखिए, उनका कहना भी एक तरफ सही। मैंने कहा ना कि सरकार कुछ घटा के बोलती है, कुछ लोग बढ़ा के बोलते हैं। सवाल ये है कि जब अभी मेरी सुबह एक मित्र से बात हुई, उसने कहा कि ऊपर वाले की दुआ से क्या कहते हैं, मेरे ऊपर की मंजिल में तो क्रैक्स हैं, लेकिन नीचे मैंने पत्थर की बुनियाद है, इस वजह से नीचे की मंजिल में क्रैक्स नहीं है, इसलिए मेरा 3-4 मंजिला जो होटल है वो सेफ है। लेकिन बगल वाले में क्रैक्स हैं, बगल का तो कैसे हो सकता है जब सारा जो सीमेंट धंस रहा है, एक में क्रैक्स हैं, दूसरा साबुत है, क्या पता है कल उसकी स्थिति क्या हो जाए। ये है अनिश्चित स्थिति है वहाँ के बारे में आप कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो 8 एजेंसीज हैं भारत सरकार की, जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले के, जियो साइंस वाले हैं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। इतने दिन हो गए वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उसके नीचे हो क्या रहा है। और जो कह भी रहे हैं उनका मुंह सरकार बंद कर दे रही है। जैसे उनका श्रीदेव समन यूनिवर्सिटी के जो जियोलॉजिस्ट थे, जियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने परसों ही बोला था कि जो टनल है उसकी एनटीपीसी की जो 520 मेगावाट का जो 12-13 किलोमीटर टनल है, वो टनलिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि ये देखिए, पिछली बार 7 फरवरी को आपको याद होगा अस्सी गंगा धौली गंगा बाढ़ आई थी, और इस टनल में जो मलबा घुसा था, जो पानी घुसा था बहुत सारा, वो पानी कहाँ गया? किसी ने बोला कहाँ गया वो पानी? वो मडी वाटर कहाँ गया? एक बात तो ये है, सब कह रहे हैं कि भाई जो ऊपर से पानी आ रहा होगा उसकी वजह से होगा, लेकिन टनल का पानी कहाँ आया? परसों जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा नहीं, कि यहाँ से जो कैविटी होती है धरती के, जो भूजल होता है, जब जमीन के नीचे पानी जाता है तो वहाँ स्टोर हो जाता है, और धीरे धीरे रिस के निकलता है, तो उसी तो दरिया या बाकी चीजें स्रोते बनते हैं। उन्हें कहा वो तो घड़ा जैसा है, वो तो फूट गए जब आपने टनलिंग की, तो उसकी वजह से वो सारा पानी एक साथ आ रहा है। और भी लोगों को कहना था कि जो ये पानी है, टनल का पानी है, वो जो नीचे परकुलेट हो रहा था मारवाड़ी के नीचे, वो तो लगभग मिलता जुलता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इसको मिस्टीरियस बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, कुछ घटा के बोल रहे हैं, लेकिन स्थिति हो रही है आखिर जोशीमठ में हो क्या रहा है? क्या जोशीमठ सचमुच सेफ है, या जोशीमठ सचमुच इतना अनसेफ है?
कुछ न साइंटिस्ट कह पा रहे हैं। जी अब जब आपके पास पता ही नहीं है कि आज जो ठीक है मकान बिल्कुल साबुत है, जी उसका तो मुआवजा आप नहीं देंगे। बिल्कुल अब जिसमें 3-4 थोड़े थोड़े क्रैक्स हैं, क्या पता वो कल वाइड हो जाएंगे, जी उनका कितना मुआवजा आप देंगे। तो सारी स्थिति अस्थिति है। और अब जब बरसात आएगी यही तब सर क्या मुआवजे को लेकर ही मैं आपसे सवाल आगे करना चाह रही थी कि जैसा कि चलिए भविष्य में सरकार क्या निर्धारित करती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो फिलहाल सरकार ने जो CPWD की प्लिंथ एरिया रेट के तहत जो स्लैब एक अपना हमारे सामने लाई है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वह वाकई में सही रहेगा? जो हमारे वहाँ के मकान हैं, चाहे वो 50 लाख तक के हों या उसके कम के हो, जितना भी उन्होंने निर्धारित किया है, क्या ये उन लोगों के लिए न्याय है जो उन्हें मिलेगा? देखिए, लोगों के करोड़ों की बिल्डिंग्स है, जी आप समझे ना, और उनको अगर 5-7 लाख रुपए में दे देंगे तो क्या उनके दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन नियम कुछ ऐसे हैं। सरकार, उत्तराखंड की सरकार के सामने भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये निश्चित रूप से है, उनकी भी दिक्कत है। क्योंकि NDMA के जो नॉर्म्स हैं, आपके चैनल ने तो उसको कुछ दिन पहले सारा खुलासा कर दिया, कितना दे सकती है। वो तो कह रहे हैं 1,30,000 ज्यादा एक मकान का नहीं दे सकते। उनको तो उन्होंने तो ये भी कहा कि केवल आवासीय का है, जो कमर्शियल है उसका तो 1 पैसा नहीं है, और जो देंगे तो राज्य सरकार अपनी जेब से देगी। तो ये जो पैकेज की बात कर रही है, तो इसमें तो जो मेजर हिस्सा है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अभी ऊपर, उसके ऊपर है हेलंग की, अभी और तो एक जगह था, वहाँ सरकार ने 5 लाख के हिसाब से मुआवजा दे दिया। अब जोशीमठ के लोग कह रहे हैं कि आप भाई, जोशीमठ और बद्रीनाथ तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल पास भी हैं, और बद्रीनाथ का बेस भी है। बद्रीनाथ में आपने सर्कुलेट के 4 टाइम्स दे दिया, 4 गुना आपने दे दिया। और उसके पास उसी का जो भाई बद्रीनाथ का सारा नरसिंह मंदिर वगैरह सब तो वहीं तो है। बेसिक ज्योतिर्मठ का मतलब मठ तो यहीं पर है, जोशीमठी में मठ है, असली मठ है जो शंकराचार्य जी ने जो स्थापित किया है। उसके लिए तो सर्कुलेट के बराबर भी नहीं है। कहाँ 4 टाइम्स, कहाँ 1 टाइम से भी कम हो रहा है। आप ये लगा लो कि उन्होंने कहा कि हम देंगे 5 लाख वाले तक तो देंगे। अब अंतिम जो 5 उन्होंने स्लैब बनाए हुए हैं, सरकार ने बनाए हुए हैं, सबसे बड़ा है 50 लाख से ऊपर। जी जी। तो उन्होंने कैसे दिया जाएगा? प्लेंथ एरिया का मतलब, जिससे बुनियाद, मतलब ऊपर आपका छत बहुत वाइड है, वो है, बालकनी है, उसका कवर्ड एरिया नहीं माना जाएगा। जो जमीन से जो बुनियाद है वो माना जाएगा। और सामान्यतः CPWD ही, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जो मानक है, उसी हिसाब से सामान्यतः दिया जाता है। मतलब ये कोई उत्तराखंड सरकार ने कोई गलत नहीं किया होता है। लेकिन ये है कि डिप्रिसिएशन भी कहा है उन्होंने। अगर आपका 50 लाख का मकान था, उसका 20-30-40 साल बाद उसका डिप्रिसिएशन होगा नहीं, उसकी कीमत घटेगी, घटती। एक तो डिप्रिसिएशन पर इन्होंने किया। डिप्रिसिएशन के बाद इस रेट पर जो तय होगा 50 लाख से ऊपर, मोर देन 50 लाख का होगा, तो क्या मिलेगा आपको? 17,500 लाख तो बेस मिलेगा ही। और उसके अलावा आपको मिलेगा आपको केवल 10%। तो 10% कितना होता है? 5 लाख, करीब 50 लाख, 5 लाख, तो कितना मिलेगा उसको? 22 लाख, 22.5 लाख मिलेगा। उसका करोड़ों की बिल्डिंग है, और इतने मिलेगा। कुल मिलाकर सर इस विषय में तो एक बात तो जरूर उठती है कि धामी सरकार जहां एक तरफ कह रही है कि हम बेहतर मुआवजा पैकेज देंगे और दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी बात है कि लोग जाहिर सी बात है संतुष्ट नहीं होंगे। और एक और बहुत बड़ा सवाल सभी के जहन में यह भी है, चाहे वो वहाँ के लोकलाइट्स हो या कोई भी हो, कि आखिर ये मुआवजा लोगों तक पहुंचेगा कब? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा गंभीर विषय है। 1-2 जनवरी से खिसकना शुरू हो गया जोशीमठ जी। और आपका उसके इसरो की जो रिपोर्ट थी जी, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, केवल 10-12 दिन में 5-6 सेंटीमीटर धस गया जोशीमठ, है ना। वो तो भले ही वो छिपा दिया, लेकिन उसके बाद हुआ, तब से लेके कम से कम 250 परिवार और 800-900 उनकी जो जनसंख्या है बाहर रह रही है, होटलों में रह रही है, आपके धर्मशालाओं में रह रही है, बाकी सारी चीजों में। सरकार उन पर जो राहत शिविर बनाए हुए हैं, है ना, उन शिविरों पर भी लाखों रुपए खर्च कर चुकी है। और NDMA का जो नॉर्म है वो कहता है 2 महीने तक आप शिविरों में रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? चलो, उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से
और रखेगी, जैसे अपनी तरफ से तो दे ही रही है, उसको रखेगी, लेकिन उसके बाद भी तो चाहिए। मेरी आज सुबह एक हुई जब बात हुई, उन्होंने कहा कि आप हमें चलो छोटा दिया बड़ा दिया जो भी दिया, आपने हमें जोशीमठ से 50 के कुछ कह रहे हैं ना नीचे तराई में कर दो। अरे तराई में तो लोग जोशीमठ क्यों गए हैं, क्यों बसे हुए हैं, आजीविका के लिए बसे हुए हैं, कोई गाँव थोड़ा ही है। उसको वहाँ के क्योंकि पर्यटन का केंद्र है, वो तीर्थाटन का केंद्र है, वो वहाँ मिलिट्री का बेस है, वहाँ आईटीबीपी का बेस, इस वजह से वहाँ बिजनेस होता है। लोग बिजनेस के लिए अब आजीविका के लिए गए हैं। अब उसके बाद वहाँ क्या करेंगे, जैसे ढाक और दूर करेंगे, मतलब तपोवन में कर दिया। तपोवन में अगर लोगों को बसा दिया, खूब जमीनें भी दे दी, क्या करेंगे उस जमीन का, क्या क्या करेंगे। तो लोगों के सामने भविष्य का संकट है, और आज जब तक एक बरसात नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि जोशीमठ का क्या होने जा रहा है। जैसे आखिरी सवाल है ये सर मेरा, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा कि ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ये मुआवजा लोगों तक कब पहुंचेगा। लोग भी क्योंकि इसके इंतजार में है, जो वहाँ के स्थानीय हैं, जो प्रभावित है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। एक तो इसलिए है कि एक तो लोग संतुष्ट इससे नहीं होंगे, क्योंकि लोग बद्रीनाथ के पैटर्न पर, या कुछ लोग टिहरी डैम की बंद, और वो टेक्निकली वो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो दूसरा पर्पस था लैंड एक्विजिशन का, ये आपदा का है, इसके नॉर्म अलग है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है किस आधार पर देगी। हम आपके ही उसमें है कि जो कल मकान खड़ा था वो टेढ़ा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको आप आंशिक करेंगे ना, आंशिक रूप से करेंगे तो कल पूर्ण हो जाएगा। तो किस आधार पर आप बांटेंगे भी, तो कैसे बांटेंगे। तो अभी तो आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दें। हमने ये तय तो कर लिया, लेकिन किसको किस आधार पर हम देंगे। दूसरा, लोग इसे स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे। लोगों के सामने कुछ ही दिन पहले लोगों ने राहत सामग्री ले गए, उन्होंने कहा ले जाओ इसको, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा राहत सामग्री, हमको नई जगह पर हमको ठिकाना चाहिए, अपना स्थायी ठिकाना चाहिए, हमारा रहने का दूसरा पुनर्वास की व्यवस्था आप करो, हमको जो मुआवजा देना है वो जल्दी दो। तो ये है कि मुआवजा तो क्या कहते हैं, उसके ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हो रहा है। बिल्कुल। उनकी आजीविका का सवाल है जोशीमठ के लोगों का, उतना सरकार दे नहीं सकती है, न तो देगी। उनका भविष्य संकट में है। बिल्कुल बिल्कुल। इस गंभीर विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जय सिंह रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने सुना जय सिंह रावत जी को कि सवाल कई हैं जोशीमठ को लेकर, और अगर हम चुनौतियां कहें तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तरफ बड़ी चुनौती जोशीमठ के स्थानीय निवासियों के लिए है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी चुनौती प्रदेश की धामी सरकार के लिए भी है कि आखिर वो कैसे वहाँ के स्थानीय लोगों को संतुष्ट करती है। जो मुआवजा वो देने जा रही है उससे लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि जय सिंह रावत जी ने भी बताया कि अभी भी स्थितियां कोई वहां पर स्थिर नहीं हुई है। आगे चलकर क्या होगा, कितने वो मकान हैं जो आगे चलकर असुरक्षित की श्रेणी में आ जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो जहां चुनौती आम जनता के लिए है जोशीमठ की, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी चुनौती प्रदेश की धामी सरकार के लिए भी है। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।